मुख्तलिफ लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए मुख्तलिफ मशगले मुख्तलिफ जॉब्स किया करते हैं। वैसे ही जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो मेरे घर वाले हैं, मेरे दादा, मेरे फादर, वो कैटल फार्म का बिज़नेस किया करते हैं। शुरू में जो बात थी वो सिर्फ कैटल फार्म तक थी और हम नारोवाल के करीब एक गांव में रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था 95, 96 से अब मेरे फादर ने, ख़ास तौर पे मेरे ग्रैंडफादर ने ये करना शुरू कर दिया था कि हम बहुत सारे जानवर लेते, उनको लेके कराची में जहाँ पे नेशनल हाईवे मौजूद है वहाँ पे एक गांव था, उस गांव में लाके सारे जानवर खड़े कर दिया करते थे। अब जैसे ही बकरीद के दिन करीब आते थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग वहाँ पे आना शुरू करते थे या फिर मुख्तलिफ मंडियों के ज़रिए उन जानवरों को हम फ़रोख्त किया करते थे। शुरू में जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो थोड़ी सी मुश्किलात हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इससे फेमिलर होते चले गए तो हमारी आमदनी में इजाफा होता चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1999 2000 चल रहा था, बकरीद आने वाली थी और बकरीद से 2 महीने पहले तकरीबन 50 गायें और बैल लेके हम लोग नेशनल हाईवे पे उसी गांव में उन्हीं खेतों के पास पहुंच चुके थे। अब ये जो सराउंडेड एरिया था, अगर आप अब से 20-25 साल पहले की बात करें तो करीबो जवार में बहुत सारे खेत मौजूद थे और वहाँ पे आमतौर पे मलीर के अंदर सब्जियाँ उगाई जाती थी। उसी एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा सा कमरा बना हुआ था, हम लोग वहाँ पे आके रुका करते थे और कुछ जानवर कमरे में और कमरे के बाहर बांधा करते थे। अब क्योंकि जानवर शुरू से ही बड़े महंगे हुआ करते हैं तो हमारी कोशिश होती थी कि कम से कम 2 अफराद हर वक्त उन जानवरों के पास मौजूद हों। तो जब जानवर पहुंच चुके थे तो उन्हीं दिनों एक रात थी और रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था। करीब जवार में इतनी लाइट्स वगैरह मौजूद नहीं थी और चारों तरफ खेत थे और इक्का दुक्का घर बने हुए थे। हमारा एक चौकीदार था जिसका नाम करमू था, वो वहाँ पे मौजूद था और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जानवरों की हिफाजत करे, इनको चोरी होने से बचाए और इनके खाने पीने का ख्याल रखे। करमू उस कमरे के बाहर पलंग डाल के लेटा हुआ था कि करमू बताता है कि एकदम से उसको ऐसा लगने लगा जैसे किसी घंटी की या घंटे की आवाज़ आना शुरू हुई है। जैसे कि नॉर्मली चर्चिस के बाहर या इस तरह की जगहों पे घंटी बजा करती है, ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी। जबकि करीब जवार में ना कोई चर्च मौजूद था और ना ही इस तरह की आवाज़ के आने के इम्कानात मौजूद थे। अब अगर आप फ़र्ज़ करें किसी गांव से, किसी घर से अगर ये आवाज़ आ भी रही थी तो आखिर इन गांव वालों का रात के वक्त में घंटी बजाने का क्या मकसद था। कुछ देर तक करमू ने आगे पीछे देखा और जब उसको समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो उसने नज़रअंदाज किया और उसके पास एक टिपिकल रेडियो मौजूद था। उस रेडियो पे उसने गाने चला दिए। ये बताता है कि अभी गाने चलते हुए 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि अब बाकायदा उसको ऐसा लगने लगा कि वो जो घंटी की आवाज़ थी वो कम हो गई है, लेकिन कम होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही करीब से घंटी की आवाज़ आ रही है। कोई ना कोई बहुत ही करीब में मौजूद है जो हो सकता है खेतों के पीछे, दरख्त के पीछे छुपा हुआ है और मुसलसल घंटी बजा रहा है। आमतौर पे ऐसा हुआ करता है कि लोग, ख़ास तौर पे गांव में, बच्चे शरारती किया करते हैं और लोगों को या राहगीरों को तंग करने की कोशिश किया करते हैं। अब इसके जहन में ये भी चल रहा था कि हो सकता है कि ये बच्चे हों, शरारत कर रहे हों या मुझे डराना चाहते हों। खैर, इसने दोबारा से गाने सुनना शुरू किए और ये बताता है कि अभी गाने सुनते हुए आधा घंटा या पौन घंटा गुजरा होगा कि अब इसके जो जानवर थे, यानी इसके करीब जो गायें वगैरह मौजूद थी, वो एकदम से चिल्लाने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है जो कि इनको डिस्टर्ब कर रही है। इन तमाम जानवरों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम से चेंज हो चुकी थी और आम तौर पे जानवर इस तरह का बिहेव जब किया करते हैं जब कोई आफत आने वाली हो, उनको कोई ख़तरा महसूस हो।
या बड़े बुरे कहा करते थे कि कोई कुदरती आफत आने वाली हो तो चरिंदो परिंद जो होते हैं वो अजीब सी हरकतें किया करते हैं। जैसे ही गाय और बैलों ने आगे पीछे मूव करना शुरू किया और अजीब तरीके से चीखना शुरू किया तो उसने उन गाय बैलों की तरफ देखना शुरू किया। कर्मो बताता है कि जैसे ही मेरी नज़र उन गाय बैलों के दरमियान में पड़ी तो मैंने देखा कि एक औरत है जो अपने दोनों घुटनों पे ज़मीन पे बैठी हुई है, यानी उसके जो घुटने उसने ज़मीन पे रखे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुल्हन हो या हो सकता है कोई औरत हो जो किसी प्रोग्राम से या शादी से वापस आ रही हो। अब जैसे ही इसने उस औरत को देखा तो एकदम से इसने बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब इसका पहला इंप्रेशन यही था कि शायद ये कोई चोरनी हो या कोई इस तरह की औरत हो जो गलत कैरेक्टर की हो, क्योंकि नॉर्मली हाईवेज पे या इस तरह के एरियाज में इस तरह के वाक़यात भी हुआ करते हैं। बहरहाल जैसे ही इसने उस औरत से पूछा तो बजाय इसके कि वो जो औरत थी कोई रिस्पॉन्स करती, वो एकदम से खड़ी हुई। अब हल्की हल्की रोशनी मौजूद थी और जैसे ही वो औरत खड़ी हुई तो कर्मू बताते हैं कि उसके जो चेहरा था या उसका जो मुंह था उसमें से बाकायदा खून टपक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ऐसी चीज़ खाई हो जिसमें खून लगा हुआ हो या फिर शायद उसने खून पिया हो। और ये जो खून टपक रहा था ये देखते ही देखते इस कदर बढ़ चुका था कि जैसे अल्लाह न करे किसी की गर्दन कट जाए या किसी की थोड़ी कट जाए तो खून जिस तरह बहा करता है, एकदम से खून का जो फ्लो था वो इस कदर बढ़ चुका था और मुसलसल जो भी खून था वो ज़मीन पे गिर रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी तो मैंने देखा कि इसके पाँव के पास ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली या फिर बिल्ली की तरह का कोई जानवर है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसकी बाकायदा गर्दन अलग हुई भी है और उस जानवर में से भी खून निकल रहा है। इसके साथ साथ जब इसकी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो कर्मू बताते हैं कि उसके जो पैर थे वो बाकायदा उल्टे पांव थे, यानी कि उसकी जो फिंगर्स थी वो पीछे की तरफ थी जबकि उसकी जो एड़ियां थी वो आगे की तरफ थी। ये देखते ही कर्मू के जो होश थे वो मुकम्मल तौर पे उड़ चुके थे और इसके चाहने के बावजूद भी न इसके मुंह से कोई कुरानी आयत निकल रही थी, ना ये कलमा पढ़ पा रहा था और आयतुल कुर्सी तो बहुत दूर की बात है, ये बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ पा रहा था। इसको लग रहा था जैसे इसके जो होंठ हैं वो सी दिए गए हैं और इसको रोक दिया गया है कि कुछ बोल सके। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जो सूरत-ए-हाल थी वो इसके सामने मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी अपने उल्टे कदमों के साथ साथ इसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। जैसे जैसे वो इसके करीब आ रही थी कर्मू बताता है कि उसका जो कद था देखते ही देखते लंबा होता चला जा रहा था। जैसे ही वो जो औरत थी इसके बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने अपनी जो उंगलियां थी वो एकदम से इसके चेहरे पे फेरना शुरू की। उसकी जो उंगलियां थी वो बड़ी लंबी लंबी उंगलियां थी और उन उंगलियों पे बेतहाशा लंबे लंबे नोकीले से नाखून मौजूद थे। इसको ऐसा लग रहा था कि ये मफलूज हो चुका है या इसकी ज़बान ने और इसके जिस्म ने इसका साथ देना छोड़ दिया है। बहरहाल जैसे ही उस औरत ने इसके चेहरे पे उंगलियां फेरना शुरू की तो ये बताते हैं कि उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका है और मैं एकदम से बेहोश हो गया। बहरहाल जब इसकी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ पे जिस वीराने में, जिस गांव में या जिन खेतों में ये मौजूद था वहाँ पे कम अज़ कम उस जगह फजर की अजान की आवाज़ आया करती थी। बहरहाल जब ये उठा और उठने के बाद ये अंदर गया, अंदर जाके इसने अपना चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे जगह जगह खून के निशानात मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून आलूद उंगलियां इसके चेहरे पे न सिर्फ फेरी हैं बल्कि इसके चेहरे को नोचने की कोशिश भी की है। इसको बहुत शदीद जिस्म में दर्द महसूस हो रहा था और इसके साथ साथ इसको लग रहा था जैसे इसके ऊपर कपकपी तारी हो चुकी है। ये सारी वो अलामात थीं
जिनसे जाहिर हो रहा था कि इसको बुखार चढ़ चुका है। खैर, जैसे ही फजर की अजान हुई तो उसके कुछ देर बाद ही हमारे 2-3 लोग थे जो वहां पे पहुंच चुके थे। उसके पास पहुंचने के बाद इन लोगों ने उस पर दम दुरूद किया और करीबी डॉक्टर के ले आके इसको दवा दिलाई। तकरीबन 10 से 12 दिन तक इसको शदीद बुखार रहा और अक्सर रात में जब इसकी आंख खुला करती थी तो ये बताता है कि अक्सर इसको महसूस होता था कि जैसे वही चुड़ैल या बिच्छल पैरी इसके बहुत ही करीब मौजूद है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें नौमान साहब ने फैसलाबाद से शेयर की है। इनका जो वाक़या है वो भी तकरीबन ऐसा ही वाक़या है और ये बताते हैं कि ये 2006 और 7 की बात है। बकरीद आने वाली थी और आम तौर पे इनके एरिया में इस तरह से हुआ करता था कि जितने भी जानवर आया करते थे ये सारे के सारे जानवर घरों में बांधने के बजाय पीछे खाली प्लॉट मौजूद था, वहाँ पे ले आके बांधे जाते थे। और ये जो प्रैक्टिस है ये ना सिर्फ उस शहर में बल्कि कराची में भी मौजूद है। कराची में भी जो पोश इलाके हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर जितने भी जानवर हैं उनको किसी एक ख़ास जगह पे ले जाके बांध दिया जाता है। ये बताते हैं कि हमारे जितने भी जानवर थे, जिनमें हमारे पड़ोसियों के और करीब जवार के सारे जानवर मौजूद थे, ये सारे उसी प्लॉट में बंधे हुए थे और हमारे 2-3 लड़कों की कोशिश होती थी कि वो रात को उसी प्लॉट में स्टे करें। इत्तेफाक से ये दोनों जो लड़के थे इनकी तबीयत ख़राब थी, तो इन्होंने हमें कह दिया कि आज रात हम लोग नहीं रुक सकते। अब मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मैं लेट नाइट तक जागा करता हूँ, देर तक मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मैं अपना मोबाइल लेके, अपना जो भी हेडफोन वगैरह या हैंड्स फ्री मौजूद था वो लेके और चार्जिंग लाइट को लेके सीधा उस प्लॉट की तरफ रवाना हो गया। जब मैं उस प्लॉट के करीब पहुंचा तो रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। सामने बहुत सारे जानवर खड़े हुए थे, उल्टे हाथ पे एक चारपाई मौजूद थी, तो मैं सीधा उस चारपाई के ऊपर गया, जाके लेट गया। कुछ देर मैं लेटा रहा और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। अब मुझे पता ही नहीं चला कि लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई तपिश है जो मुसलसल मुझे महसूस हो रही है। बहुत शिद्दत से मुझे गर्मी का एहसास हो रहा था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या होने लगा है। मुझे लगा कि शायद मेरा बीपी लो हो रहा है और इसी वजह से शायद मेरे पसीने छूट रहे हैं। खैर, मैं उठ के बैठा, करीब में पानी मौजूद था, मैं वहाँ पे गया, मैंने पानी पिया और कुछ देर तक कूलर के पास बैठा रहा। एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी हुआ था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से मेरी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। हालांकि मैं आमतौर पे वॉक किया करता था, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखा करता था और मेरी पूरी कोशिश होती थी कि अपने आप को मेंटेन रख सकूं। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं उस कूलर के पास बैठा रहा और जैसे ही मैं पलटा, यानी पलंग की तरफ आने के लिए मैं खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि जो पलंग है जहाँ पे मैं बैठा हुआ था या जहाँ पे मैं सो रहा था, उस पलंग के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और उस औरत के साथ साथ एक 11 या 12 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है। अब एकदम से इस प्लॉट के अंदर इस औरत और इस बच्चे को देख के मेरी समझ ही नहीं आया कि आखिर ये अंदर कैसे आ सकते हैं। ये जो प्लॉट था इसमें ताला लगा हुआ था और किसी को भी अगर अंदर आना हो या बाहर जाना हो तो उसको दरवाज़ा खोलना पड़ता था या उसको अनलॉक करवाना पड़ता था। जैसे ही मैंने उस औरत को और उस बच्चे को पलंग पे देखा तो एकदम से मैं शॉक हो गया। मैंने उनकी तरफ बढ़ते बढ़ते उनसे पूछा कि अम्मा तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आई हो। मेरे जहन में यही चल रहा था कि शायद
कोई चोरनी हो जो ऊपर से या किसी भी तरीके से अंदर आ गई हो। लेकिन बजाय इसके कि वो जो औरत थी मेरी किसी बात का जवाब देती, वो मुसलसल उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि जहाँ पे वॉशरूम मौजूद था उस तरफ देख रही थी। अब जब मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वॉशरूम के बिल्कुल बाहर एक तकरीबन 7 या 7.5 फीट की औरत मौजूद है और उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं। वो वहाँ से खड़ी हुई मेरी तरफ देख रही है, जबकि पलंग के ऊपर जो औरत और बच्चा बैठे हुए हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं। इसी दौरानिए में जब मैंने दोबारा से पलंग की तरफ देखा तो अब वो जो औरत और बच्चा थे वो भी एकदम से मेरी तरफ देखने लगे। इस औरत और इस बच्चे की भी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जिस प्लॉट में या जहाँ पे मैं आके रुका हूँ ये यकीनन आसिफ ज़दा है। बहरहाल कुछ कहे बगैर मैं एकदम से वापस पलटा और जितनी तेज़ रफ्तारी से मैं भाग सकता था मैं भागता हुआ गेट के करीब पहुंचा। मैं चाहता था कि मैं जल्दी से कुंडी खोलूं और बाहर निकल जाऊं, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये जो मखलूक़ात अंदर मौजूद हैं ये यकीनन चुड़ैलें हैं या फिर जिन्नात हैं। अब मैं कुंडी खोलना चाह रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुंडी जाम हो चुकी है और मेरी कोशिश के बावजूद भी ना वो पीछे हो रही है ना अपनी जगह से मूव कर पा रही है। मुसलसल तकरीबन 5 या 6 सेकंड तक मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ कुंडी को खोलने की कोशिश करता रहा। अब जब काफ़ी कोशिश के बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो मैंने अल्टीमेटली पलट के पलंग की तरफ या फिर वॉशरूम की तरफ देखा और जैसे ही मैंने पलंग पे या वॉशरूम की तरफ देखा तो अब वहाँ पे न कोई औरत मौजूद थी, ना ही बच्चा मौजूद था और ना ही इनका कोई नामो निशान मौजूद था। हालांकि अब से तकरीबन 15 या 20 सेकंड पहले उन दोनों औरतों को और इस बच्चों को मैंने अपनी आंखों से न सिर्फ देखा था बल्कि वो भी मेरी तरफ देख रहे थे। अब मुझे जो भी कुरानी आयत आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू की और कुछ देर बाद जब मैं रिलैक्स हुआ तो मैंने दोबारा से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इस बार जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना सिर्फ दरवाज़ा खुला बल्कि मैं उस कमरे से या उस प्लॉट से बाहर आ गया। जब मैं उस प्लॉट से बाहर आया तो मैंने बजाय इसके कि मैं वहाँ पे रुकता सीधा अपने घर की तरफ जाना बेहतर समझा। जब तक मैं अपने घर पहुँचा तो मुझे शदीद बुखार हुआ था और जो मेरे पेरेंट्स थे उनको मैंने ये सारा का सारा वाक़या बयान किया। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो अपने साथ मोहल्ले के एक और बुज़ुर्ग को लेके उस प्लॉट में चले गए, जबकि मेरी जो मदर थी वो पूरी रात मुझ पे दम दुरूद करती रहीं। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जाके मेरी तबीयत नॉर्मल हुई और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि कभी भी उस प्लॉट की तरफ या उसके अंदर नहीं जाना है। इस प्लॉट के बारे में जब इसके मालिक से या सराउंडेड के जो भी घर वगैरह मौजूद थे उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना था कि ये जो प्लॉट है ये आसिफ ज़दा प्लॉट है और अक्सर रात के औकात में उन लोगों ने भी इस प्लॉट की दीवार पे या इस प्लॉट की जो भी छत वगैरह है उसके ऊपर एक औरत को खड़े हुए देखा है। उसका जो हुलिया है वो बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि उसका जो कद है वो तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान है और उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुआ करती हैं। आज भी हमारे इलाके में हमारे घर में कुर्बानी के जानवर आया करते हैं, लेकिन मेरी ख़ास तौर पे मेरे फादर की और मेरे दोस्तों की पूरी कोशिश हुआ करती है कि हम लोगों को उस प्लॉट में ना जाना पड़े।